सिद्धार्थ ऑफिस से घर की तरफ बढ़ रहा था। आज उसकी स्कूटी खराब हो गई थी। तभी एक ऑटो आया और वह ऑटो वाले से बात करने लगा। अचानक उसकी नज़र एक औरत पर गई जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। उसने चश्मा पहना हुआ था और काफ़ी मॉडर्न थी, लेकिन उसका चेहरा खिड़की के दूसरी तरफ था, जिससे सिद्धार्थ उसका चेहरा पूरी तरह देख नहीं पा रहा था। लेकिन औरत उसे कहीं ना कहीं अपनी माँ की याद दिला रही थी। उस औरत को देखते ही सिद्धार्थ को अपनी माँ की याद आ गई। वह उसे देखकर बेचैन हो उठा और ऑटो छोड़कर उस कार की तरफ बढ़ा। वह उस औरत का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन तभी वह कार तेजी से आगे बढ़ गई और सिद्धार्थ वहीं खड़ा रह गया। आज से पहले भी एक दो बार सिद्धार्थ के साथ ऐसा इत्तेफाक हो चुका था कि कोई औरत उसे अपनी माँ जैसी लगी हो, लेकिन वह यही सोचने लगा कि शायद माँ का रिश्ता होता ही ऐसा है कि उसकी माँ की उम्र की औरतों में उसे अपनी माँ की झलक नज़र आती है। इसके बाद सिद्धार्थ घर पहुंचा। आज उसको बहुत थकावट हो रही थी। लगभग 1 महीने से ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसे संडे में भी ऑफिस जाना पड़ रहा था। इसीलिए उसने अगले दिन की छुट्टी ली और कल का दिन उसने एंजॉय करने की सोची, जिससे उसका दिमाग और मन फ्रेश हो सके। अगले दिन वह अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने के लिए चला गया। सिद्धार्थ जैसे ही अपनी पत्नी के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी नज़र बाहर आती हुई भीड़ पर पड़ी, जिसमें कुछ औरतें एक साथ बातें करती हुई आगे की तरफ जा रही थी। इस भीड़ में उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी माँ भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगा कि शायद यह मेरी आंखों का धोखा होगा। वैसे भी जो औरत उसे अपनी माँ जैसी लगी थी, उसने कुर्ती पहनी हुई थी और उसकी माँ ने तो साड़ी के अलावा आज तक सूट पहना ही नहीं था। तो उसने सोचा कि ज़रूर मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। वह अपनी पत्नी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए पहुंचा। तभी उसकी नज़र सामने वाले ठेले पर पड़ी। वहां पर वही हरी कुर्ती वाली औरत अपनी कुछ सहेलियों के साथ पानी पूरी खा रही थी। सिद्धार्थ को उस औरत की पीठ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी पत्नी को झंझोड़ते हुए कहा, प्रिया, वह मम्मी है ना। प्रिया व्यंग से बोली, तुम्हें तो दिन रात माँ के सपने ही दिखते रहते हैं। माँ से ही तुम्हें ज़्यादा लगाव है, इसीलिए तुम्हें चारों तरफ अपनी माँ ही नज़र आती है। सिद्धार्थ झुंझलाते हुए बोला, अगर मुझे उनसे इतना लगाव होता तो तबीयत खराब होने पर तुम्हारी सेवा के लिए उन्हें गांव से तुम्हारे पास ना बुलाता और फिर काम निपटने के बाद उन्हें वापस जाने के लिए ना कहता, उन्हें अपने साथ ही रखता। तुम चुपचाप उधर देखो तो सही कि वह औरत मम्मी है ना। तब तक प्रिया की नज़र भी उस औरत पर पड़ चुकी थी और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। वह कहने लगी, ये औरत मम्मी जी के जैसी दिखाई तो दे रही है, लेकिन मम्मी जी इस रूप में यहाँ क्या कर रही हैं? यह वह नहीं हो सकती। सिद्धार्थ कहने लगा, लेकिन ये हूबहू माँ जैसी ही दिखती है, ये तो तुम मानोगी ना। प्रिया ने हाँ में गर्दन हिला दी। वह दोनों पति पत्नी उन औरतों के ग्रुप से थोड़ी ही दूरी पर खड़े उन औरतों के बारे में बात कर रहे थे। तब तक महिलाओं का वह झुंड एक कार में बैठकर वहां से चला गया। अब तो सिद्धार्थ से रहा नहीं जा रहा था। वह कहने लगा, प्रिया, आज तो मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगा और सच्चाई का पता लगा कर रहूँगा कि आखिर ये सब है क्या। मुझे ये इत्तेफाक नहीं लगता। यह आज पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है, जैसे कि माँ यहीं कहीं है। हालांकि मैंने उस औरत का चेहरा सही तरीके से देखा तो नहीं था। उसने अपनी स्कूटी उठाई और अपनी पत्नी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि क्या हो रहा है। तो वह कहने लगी, बंटी के स्कूल से वापस आने का समय हो रहा है, मुझे घर जल्दी पहुँचना है। सिद्धार्थ कहने लगा, तो तुम ऐसा करो, एक ऑटो ले लो और उससे घर चली जाओ। मैं तो अब इस मामले की तह तक पहुंचकर ही दम लूँगा। मैं देखता हूँ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये औरत आखिर है कौन। उसकी पत्नी तो घर जाने के लिए ऑटो पकड़कर निकल गई और सिद्धार्थ ने अपनी स्कूटी उस गाड़ी के पीछे दौड़ा दी। आधे घंटे के अंदर वह कार एक अच्छी सी कॉलोनी के बाहर जाकर रुकी। सिद्धार्थ भी थोड़ी सी दूरी पर रुका हुआ था और बड़े ध्यान से उस औरत पर नजरें गड़ाए हुए था, जो उसे अपनी माँ जैसी दिख रही थी। 2-3 औरतें कार से नीचे उतरी। तभी चौथी औरत, जो हरी कुर्ती में थी और उसे अपनी माँ जैसी लग रही थी, वह भी नीचे उतरी। सिद्धार्थ ने साइड में स्कूटी खड़ी की और तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ उन औरतों के पीछे चल निकला। साथ में उसे डर भी लग रहा था कि उसे यूं पीछे चलते हुए अगर किसी ने कुछ गलत समझ लिया तो इसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आज वह सच्चाई जान लेना चाहता था कि आखिर यह सब उसके साथ बार बार क्यों हो रहा है। इसीलिए वह उन औरतों का पीछा कर रहा था। तभी उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये उसकी आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि ये उसकी अपनी माँ ही थी।
लाखों सवाल सिद्धार्थ के मन में उथल पुथल करने लगे। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ की तरफ आया। तभी उसकी माँ की नज़र सिद्धार्थ के ऊपर पड़ गई। जैसे ही अपनी माँ के पास पहुंचा तो हैरानी से माँ की ओर देखते हुए कहने लगा, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? उर्मिला जी ने लापरवाही से नज़रें फेर ली तो सिद्धार्थ ने माँ के कंधे को थामते हुए कहा, माँ बोलो ना, ये सब क्या है? तुम तो गांव चली गई थी ना। उर्मिला जी ने उसका हाथ बेरुखी से अपने कंधे से झटकते हुए कहा, मेरे साथ साथ चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उर्मिला जी उसे लेकर कॉलोनी के अंदर बने हुए पक्के रास्ते पर चलने लगी। रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे राहत शान के साथ सिर उठाकर खड़े थे। सिद्धार्थ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उर्मिला जी का मन अतीत की यादों में भटकने लगा। पति की मौत के बाद वह गांव में बिल्कुल अकेली रह गई थी। गांव में उनकी खेती की ज़मीन थी और अपना खुद का पक्का मकान भी था। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला गया था। वह कभी वापस लौटकर ही नहीं आया। उर्मिला जी के फ़ोन करने पर वह कभी कभी उनसे बात कर लेता था, लेकिन वह अपनी तरफ से कभी माँ को फ़ोन करके उनका हाल नहीं पूछता था। जब तक उनके पति जयप्रकाश जी जिंदा थे तब तक तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहारे आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन जयप्रकाश जी खेत का काम देखने के लिए गए हुए थे। तभी उनको दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उर्मिला जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन लगाया तो उसने तो गांव आने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन छोटा बेटा सिद्धार्थ अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंच गया था। 13वीं तक तो वह लोग किसी तरह वहां पर रुके रहे, लेकिन 13वीं के बाद सिद्धार्थ की पत्नी ने शहर वापस चलने की जल्दी मचा दी। अब उर्मिला जी को उम्मीद थी कि बेटा उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहेगा, क्योंकि ऐसे समय पर अकेले उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अकेलापन उन्हें काट खाने को दौड़ रहा था। लेकिन वह हैरान रह गईं जब सिद्धार्थ ने भी उन्हें अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा था। मजबूरन उर्मिला जी ने खुद ही कहा था, बेटा तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाएगा तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? यहाँ पर तेरे पिताजी की यादें हैं, मैं अकेले इस घर में नहीं रह सकती। तब सिद्धार्थ कहने लगा, माँ, शहर में छोटा सा तो घर है हमारा, तुम्हारे रहने की जगह ही कहाँ है? मैं एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ, तुम्हारे लिए कोई इंतज़ाम करता हूँ, उसके बाद तुम मेरे साथ चली आना। मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा, तुम चिंता मत करो। उर्मिला जी अब क्या बोलती, वह खामोश रह गईं। गांव में अकेले उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अपने पति की कमी उन्हें खल रही थी। वह सिद्धार्थ को फ़ोन करती तो सिद्धार्थ उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था और जल्दी जल्दी बात करके फ़ोन काट देता था। उसे डर लगता था कि कहीं माँ उनके पास आने की बात ना कह दे। धीरे धीरे उर्मिला जी की उम्मीद टूटती जा रही थी और वह गांव में मन लगाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उन्हें बहुत दुख होता था कि 2 बेटों के होते हुए भी वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। एक दिन सिद्धार्थ का फ़ोन आया और वह कहने लगा, माँ, मैंने तुम्हारी टिकट कटवा दी है, तुम शहर चली आओ। ये सुनकर वे बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो, देर से ही सही मेरे बेटे को मेरी याद तो आई। शायद वह सचमुच किसी मुसीबत में फंसा हुआ था, इसीलिए उसने मुझे आज तक शहर आने के लिए नहीं कहा था। वह खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उनकी पड़ोसन उनके पास आई। पूछने लगी, कहाँ जा रही हो बहन? तो वह कहने लगी, मेरे बेटे ने बुलाया है, अब से मैं शहर में ही रहूँगी अपने बेटे के पास। मेरा बेटा मुझे अकेले थोड़ी ही छोड़ सकता है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी बात सुनकर उनकी पड़ोसन कहने लगी, काश ऐसा ही हो। बहन, बुरा ना मानना, लेकिन एक बात कहूँ, आजकल बहुएं सास ससुर को कहाँ सहन कर पाती हैं। तुम जा तो रही हो, पर कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मेरा नंबर तुम्हारे पास है। पड़ोसन की बात सुनकर उर्मिला जी कहने लगी, तू ऐसे ही परेशान हो रही है, देख लेना मेरी बहू भी मेरा ख्याल रखेगी। उसके बाद उर्मिला जी शहर जाने के लिए निकल पड़ी। उन्हें ऑटो में बैठे देखकर उनकी दूसरी पड़ोसन पूछने लगी, कहाँ जा रही हो बहन? तो वे कहने लगी, मेरे बेटे ने बुलाया है, शहर जा रही हूँ। पड़ोसन कहने लगी, ज़रा सावधान रहना, आजकल के बच्चे बड़े स्वार्थी होते जा रहे हैं। जी सोचने लगी कि मेरा सिद्धार्थ ऐसा थोड़ी ना है, वरना वह मुझे बुलाता क्यों। वह खुशी खुशी बेटे के पास शहर पहुंची तो बहू ने चाय और नमकीन लाकर उनके सामने रख दी और कमरे में आराम करने के लिए चली गई। वह हैरान रह गईं तो सिद्धार्थ बात संभालते हुए कहने लगा, माँ, वह ज़रा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बात दरअसल यह है कि तुम्हारी बहू को कई दिनों से बुखार आ रहा है, इसीलिए कमज़ोरी की वजह से वह ज़्यादा काम वाम नहीं कर पाती। अब खाना वगैरह समय पर आप ही बना देना और घर की सफाई का काम तो कर ही लोगी तुम। उर्मिला जी हैरानी से बोली, बेटा, जहाँ तक मुझे याद है तुम लोगों ने घर की साफ़ सफाई करने के लिए तो नौकरानी रखी थी ना? तो सिद्धार्थ कहने लगा, माँ, घर में सारा काम तो तुम ही करती थी ना, फिर यहाँ तुम्हें नौकरानी की क्या ज़रूरत है?
वैसे भी वह बहुत नखरे दिखा रही थी और बहुत छुट्टियाँ मार रही थी, तो 1 हफ्ते पहले ही मैंने उसे निकाल दिया। उर्मिला जी यह सुनकर हैरान रह गईं और सोचने लगी कि वहाँ गांव में पहले मैं 2 लोगों का काम करती थी, लेकिन अब यहाँ पर तो मुझे 3 लोगों की जिम्मेदारी उठानी होगी और अब पति के गुजर जाने के बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तूने मुझे यहाँ पर क्या बस काम करने के लिए बुलाया है? सिद्धार्थ कहने लगा, माँ तुम इतनी बूढ़ी तो नहीं हुई हो कि घर के काम ना कर सको। गांव में भी तो तुम सब कुछ अकेले कर ही रही थी, तो क्या अपनी बहू का ध्यान नहीं रख सकती? अगर बुढ़ापे में तुम्हें सेवा की ज़रूरत पड़ेगी तो यही बहू तुम्हारे काम आएगी ना। तो तुम अपनी बहू के लिए कुछ नहीं करोगी क्या? अब उर्मिला जी चुप हो गई, क्योंकि ऐसे समय पर वह क्या कहती। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं धीरे धीरे सब मैनेज कर लूँगी। अब पहले तो उर्मिला जी को अकेलापन लगता था, लेकिन अब बेटे बहू की गृहस्थी संभालते हुए उन्हें 1 मिनट भी चैन से बैठने की फुर्सत नहीं मिलती थी। उनके घुटनों में भी दर्द रहने लगा था। बहू उनसे हर दिन नए पकवान बनाने की फरमाइश करती रहती थी। वह अपने बिस्तर से हिलती भी नहीं थी। दिन भर बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल चलाती रहती थी। 1-2 बार जब उर्मिला जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि थोड़ा चला फिरा भी करो, तब वह भड़क गई और कहने लगी, अरे सिद्धार्थ ने आपको मेरी देखभाल करने के लिए ही बुलाया है, तो आप ज़्यादा दिमाग मत चलाया कीजिए, चुपचाप जाकर अपना काम कीजिए। बहू से अपमानित होकर उर्मिला जी को बड़ा बुरा लगा था, लेकिन बस बेटे का मुंह देखकर चुप रह गई थी। खैर, देखते ही देखते समय गुजरा। पति के गुजरने के बाद आज पहली बार उनके होठों पर थोड़ी मुस्कान आई थी। वह सोचने लगी कि चलो, गांव में भी तो मैं अकेली ही थी, यहाँ बेटा बहू और पोते के साथ खेलते हुए समय भी कट जाता है। धीरे धीरे करके 2-3 महीने और गुजर गए। अब उनकी बहू पूरी तरह ठीक हो गई थी, फिर भी वह घर के कामों को हाथ नहीं लगा रही थी। एक दिन उर्मिला जी को थोड़ा बुखार हो गया तो वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू आज खाना तुम ही बना लो, मुझे बुखार आ रहा है। आज शाम को सिद्धार्थ ऑफिस से वापस आएगा तो मैं उसे कहूँगी कि मुझे डॉक्टर को दिखा दे। तभी बहू कहने लगी, माँ जी अब ऐसे भी मैं ठीक हो गई हूँ और घर के सारे काम भी कर सकती हूँ, तो आप ऐसा कीजिए, अपने गाँव वापस चली जाइए। यह सुनकर उर्मिला जी हैरान रह गईं और सोचने लगी कि बहू यह क्या बोल रही है? क्या इन लोगों ने मुझे काम करने के लिए ही बुलाया था? शाम को जब सिद्धार्थ घर लौटा और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो, तो सिद्धार्थ पहले से ही भरा पड़ा था। वह कहने लगा, माँ आप छोटी बच्ची हो क्या? ज़रा से बुखार में आपको हॉस्पिटल जाना है। अरे घर का काढ़ा बनाकर पी लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और सुनो, मैंने तुम्हारी गाँव जाने की टिकट करवा दी है। अब मेरी पत्नी ठीक हो चुकी है और वह सब कुछ खुद संभाल सकती है। अब तो आपके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आप वापस गाँव चली जाओ। अगर कभी दोबारा आपकी ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आपको वापस बुला लूँगा। यह सुनकर उर्मिला जी के पैरों तले ज़मीन ही सरक गई थी। उनकी ममता तड़प उठी। उन्हें अपनी पड़ोसन के कहे शब्द याद आने लगे। उन्होंने चुपचाप अपना सामान बांधा और गांव जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि बेटे बहू को सबक सिखाकर रहेंगी। अब सिद्धार्थ माँ को फ़ोन तक नहीं करता था और उन्होंने भी बेटे को फ़ोन करना छोड़ दिया था, तो दोनों के बीच लगभग बातचीत बंद हो गई थी और इस बात को 3 साल हो चुके थे। आज 3 साल के बाद माँ को अचानक से शहर में देखकर सिद्धार्थ हक्का बक्का सा रह गया था। उर्मिला जी उसे एक रॉ हाउस के अंदर ले गईं, फिर कहने लगी, बेटा ये घर मेरा ही है। तूने तो मुझे गांव में अकेला छोड़ दिया था, लेकिन शहर में रहते हुए मैंने यहाँ की ज़िंदगी देखी तो मुझे अच्छा लगने लगा था। यहाँ पर कितनी साफ़ सुथरी सड़कें हैं, मॉल हैं, पार्क हैं, कितने अच्छे मंदिर हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं। मुझे लगा था कि यहाँ पर मेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा, लेकिन तूने तो मुझे बस अपना काम निकलवाने के लिए ही यहाँ बुलाया था और फिर वापस भेजने को तैयार हो गया था। यही नहीं, तूने एक नौकर की तरह मुझे साफ शब्दों में अपने घर से जाने के लिए भी कह दिया। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जीऊँगी। इसीलिए मैंने गांव वाला घर और सारे खेत बेच दिए और शहर चली आई। वैसे भी उन ज़मीनों की देखभाल के लिए भी तो मुझे किसी की ज़रूरत ही थी। अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ ज़मीनों को देखती फिरती। फिर मैंने ये घर ख़रीदा और बाकी बचे हुए रुपयों की एफडी करवा दी। अब उन रुपयों के ब्याज से मेरा खर्च आराम से चलता है। यहाँ मैं सोसाइटी की अपनी उम्र की महिलाओं से दोस्ती करके अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। हम लोग साथ घूमते हैं, किसी की तबीयत ख़राब होती है तो एक दूसरे का साथ देते हैं। हम साथ में घूमने के लिए जाते हैं, सुबह शाम टहलने जाते हैं। हमने अपनी अलग दुनिया बनाई हुई है। यह देखकर सिद्धार्थ हैरान रह गया था। वह कहने लगा, माँ अगर तुमने सब कुछ बेच दिया था तो तुमने मुझे बताया तो होता, हम साथ मिलकर रह लेते। वैसे घर तो बहुत बढ़िया है,
तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाता हूँ। तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। उर्मिला जी हंसते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, तुम कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती। अब तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे योगा क्लास भी जाना है। सिद्धार्थ हक्का बक्का सा माँ की ओर देखने लगा। सिद्धार्थ चुपचाप अपनी माँ की बातों को सुनकर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ा। उसकी माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, और हाँ बेटा, मैं तुम्हारी तरह तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूँगी। मैं पहले ही साफ साफ बताए दे रही हूँ कि इस घर और मेरी जायदाद पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। मैंने एक वसीयत तैयार करवाई है। इसके हिसाब से मेरी सारी जायदाद से मेरे बाद मेरे गांव में अस्पताल और स्कूल खोला जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और कोई भी इमरजेंसी होने पर लोगों को शहर की तरफ भागना ना पड़े। न जाने मेरे जैसे कितने ही माता पिता हैं जिनके बेटे उन्हें गांव में तनहा छोड़कर शहर आकर बस गए हैं और उनकी कोई खैर खबर लेने वाला भी नहीं। इसीलिए मेरी जायदाद में से एक आश्रम भी बनाया जाएगा, जहाँ पर उन लोगों की सेवा के लिए हर समय कुछ सेवक और सेविकाएँ होंगी, जो बुढ़ापे के इस दौर में उनके साथ रहें और उनका अकेलापन दूर कर दें। माता पिता बड़े जतन और मेहनत से न जाने कितनी कुर्बानियाँ देकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। वही बच्चे जब बड़े होकर उनका सहारा नहीं बनते, यहाँ तक कि उनकी खैर खबर भी नहीं लेते, तब उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी, ये तुम तब समझोगे जब तुम इस दौर और इस उम्र से गुजरोगे। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इस सबसे गुजरना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि औलाद वाले तो तुम हो ही, लेकिन इंसान जैसा अपने माता पिता के साथ करता है, वही उसकी औलाद उसके साथ भी करती है। यह सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा फीका पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने इतना कठोर कदम उठाया है। उसकी आंखों में निराशा और पछतावा सब दिखाई दे रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ इतनी मजबूत और आत्मनिर्भर हो सकती है। वह चुपचाप सिर झुकाकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा, बिना कुछ कहे। उसकी माँ ने देखा, लेकिन वह चुप रही। जब सिद्धार्थ बाहर गया तो उर्मिला जी ने राहत की सांस ली। जिस दिन उनके बहू बेटे ने अपने स्वार्थी होने का सबूत दिया था, उस दिन उर्मिला जी रोई नहीं थी, बल्कि एक मजबूत इरादे के साथ घर से निकली थी कि वह अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी सहारा बनेंगी। उन्होंने किसी की परवाह के बिना अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने का निर्णय लिया था। वह अब अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जीने वाली थी और किसी के दबाव में नहीं आने वाली थी। वह अपना बाकी का जीवन आत्मनिर्भर और आज़ाद होकर जीने लगी थी।